आइए विद्यार्थियों, कक्षा 10वीं के छात्रों को इस बार सीबीएसई ने बहुत बड़ी राहत दी है, क्योंकि इनके पाठ्यक्रम में जो बदलाव हुआ है वह बदलाव बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज़्यादा है, जो उनको बहुत राहत देने वाला है। क्योंकि एक तो पाठ्यक्रम कम तो हुआ ही है, 40 से 50%, 50% तो हम मान के ही चलें, क्योंकि नवीं कक्षा का भी 50 से 55% कम हुआ है। तो ये कम तो हुआ ही है, और कम होने के बावजूद इसके पाठ्यक्रम यानी कि जो प्रश्न पत्र का प्रारूप है उसमें भी बड़ा आमूल चूल परिवर्तन किया गया है, जो कि बहुत पहले होता था। अब इसमें होगा क्या, देखिए, इस पर कुछ चर्चा कर लेते हैं। बहुत अच्छी बातें मैं बता रहा हूँ, ये बहुत ध्यान देने की हैं कि वास्तव में अब तक जो हम नवीं क्लास तक जो हमने पढ़ा था वो पैटर्न बिल्कुल बदल गया है। अब क्या बदला है उसमें, देखिए, सबसे पहले मैं हम हिंदी अ की बात कर रहे हैं, यानी कि हिंदी कोर्स ए जो है। और मैं पहले भी नवीं क्लास वाले वीडियो में बता चुका हूँ कि जो हम सरकारी विद्यालयों में पढ़ रहे हैं, दिल्ली गवर्नमेंट में जो पढ़ रहे हैं, वो सभी बच्चे कोर्स ए पढ़ते हैं। और जो प्राइवेट पब्लिक स्कूल वाले हैं वो कई बार कोर्स बी भी पढ़ते हैं, कोर्स ए भी पढ़ते हैं। तो कोर्स ए की बात कर रहे हैं, जिसमें हम क्षितिज और कृतिका पढ़ते हैं। तो देखिए क्या होगा, जो प्रश्न पत्र है उसका प्रारूप सबसे पहले ये देखा जाए तो प्रश्न पत्र में 2 खंड होंगे। देखिए, इस पे ध्यान दीजिए। पहले कई खंड होते थे, पर का खा गा 3 खंड होते थे, पर इसमें 2 खंड होंगे। और 2 खंड कैसे होंगे, खंड आ और खंड बा। खंड आ और बा में क्या क्या होगा, इस पर ध्यान दें। खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, मल्टी चॉइस क्वेश्चंस। ये पहले कुछ सालों पहले पूछे जाते थे, जब होम एग्जाम हुआ करता था, गृह परीक्षाएं हुआ करती थी, जब बोर्ड कंपलसरी नहीं था। यानी कि पहले शुरू में कंपलसरी था, यानी कि अनिवार्य था बोर्ड, पर 2009-10 के बाद फिर इसको ऑप्शनल कर दिया गया, यानी कि ऐच्छिक कर दिया गया। जो बच्चे बोर्ड देना चाहें बोर्ड दे सकते हैं, और जो होम एग्जाम देना चाहें वो होम एग्जाम दे सकते हैं। परंतु अभी 3-4 साल से पहले से फिर से इस बोर्ड परीक्षा को उन्होंने अनिवार्य कर दिया। तो जब ये अनिवार्य नहीं थी, यानी कि जिसकी मैं बात कर रहा हूँ 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये जो साल थे 2000 के, उसमें मल्टीपल चॉइस यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते थे कुछ, पर इतनी संख्या में नहीं जितनी संख्या में अब इन्होंने दिया है। और इसमें क्या है कि खंड आ में कुल 53 प्रश्न होंगे। 53, ये देखिए, सुनने में बहुत ज़्यादा लग रहा है कि 53 प्रश्न, यानी कि 53 प्रश्न, जिनमें से 40 प्रश्नों के ही उत्तर देने हैं। देखिए, 53 तो होंगे, पर उनमें से कोई भी 40 प्रश्नों का उत्तर तुम्हें देना होगा। तो ये बात ध्यान रखें कि संख्या उनकी 53 जरूर है, पर हमें तो 40 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। तो ये तो खंड अ की बात हुई। अब खंड ब में क्या होगा, उसमें वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, और प्रश्नों में उचित आंतरिक विकल्प भी दिए जाएंगे। वर्णनात्मक प्रश्न तो होंगे जो सब्जेक्टिव होते हैं, जो डिस्क्रिप्टिव टाइप के होते हैं, यानी कि जिनमें लिखना पड़ता है, वर्णन करना पड़ता है। पर आंतरिक विकल्प भी होंगे, यानी कि अथवा करके जो दिया जाता है, यानी कि या तो ये कर लो या ये कर लो। तो आंतरिक विकल्प भी उसमें दिए जाएंगे। तो ये इसका थोड़ा सा सार था, यानी कि प्रश्न पत्र के 2 खंड अ और बा। अ में 53 प्रश्न, जिसमें से 40 करने होंगे, और खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आंतरिक विकल्प होंगे, यानी कि ऑप्शन होगा कि कौन सा करना है कौन सा नहीं करना। अब इसमें हम बात करें कि बहुविकल्पी प्रश्न किस तरह से होंगे, उनकी विषय वस्तु क्या होगी, उनके कुल अंक क्या होंगे, इस पर बात करें तो एक अपठित गद्यांश होगा, जो 150 से 200 शब्दों का, जिसमें 5 प्रश्न होंगे, और 5 प्रश्न 5 अंक के होंगे, जिसमें बहुविकल्प भी होंगे प्रश्न। जैसे बता दिया कि मल्टीपल चॉइस वाले होंगे, यानी कि बहुविकल्पी होंगे। 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, और 5 प्रश्न 5 अंक के होंगे, जो बहुविकल्पात्मक होंगे। इसी में ही एक अपठित काव्यांश होगा, यानी कि अपठित गद्यांश भी हो गया 5 अंक का, और इसमें अपठित काव्यांश भी होगा। उसी में से इस तरह के 5 प्रश्न विकल्प सहित पूछे जाएंगे, वो भी 5 अंक के होंगे, और इस तरह से ये 10 अंक का हो जाएगा।
ये पैटर्न वही है, यह प्रारूप वही है जिसकी मैं बात कर रहा था कि जो 2009, 10, 11, 12, 13, 14 और तब जो पूछा जाता रहा था, जब होम एग्जाम भरा जाता था, जब गृह परीक्षा करवाई जाती थी, बोर्ड नहीं कंपलसरी यानी कि अनिवार्य नहीं होता था, तब इसमें अपठित गद्यांश में और अपठित काव्यांश में ऐसे ही बहुविकल्पात्मक प्रश्न ही पूछे जाते थे। तो इसको तो वहीं से लेकर के आए हैं ये, यानी कि वही प्रारूप है इसका। ठीक है, 10 अंक का हो गया, अपठित गद्यांश 5 का और अपठित काव्यांश 5 का, और दोनों ही कैसे होंगे, बहुविकल्पात्मक होंगे। तो आसानी होती है हमें विकल्प छांटने में, यानी कि उसमें से ऑप्शन छांटने में, क्योंकि पढ़ने के बाद तो फिर हम ऑप्शन का पता लगा ही लेते हैं, विकल्प को छांट ही लेते हैं, तो इसीलिए हमें आसान रहता है। अब हम बात करें प्रश्न संख्या 2 की, क्योंकि ये तो प्रश्न संख्या 1 की बात थी। अब प्रश्न संख्या 2 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर होगा व्याकरण का प्रश्न, यानी कि व्याकरण होगा 16 अंक का कुल, और कुल 16 अंक का होगा। वो 16 में भी बहुविकल्पात्मक प्रश्न होंगे, यानी कि 16 प्रश्न होंगे, यानी कि 16 प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा, 20 प्रश्न होंगे, 20 में से 16 के उत्तर देने होंगे, 1 अंक का एक प्रश्न है। अब वो 16 प्रश्न जिनका हमें उत्तर देना है वो किस किस तरह के होंगे, कौन कौन से बिंदुओं को लेकर के होंगे, उनकी हम बात कर लेते हैं। तो ये रचना के आधार पर वाक्य के भेद, वैसे तो 9वीं कक्षा में ही रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर पिछली बार पढ़ चुके हैं तुम लोग, फिर भी यहाँ दोबारा से रचना के आधार पर वाक्य के भेद, संरचना के आधार पर जो 3 प्रकार के होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र, उनको पढ़ेंगे। तो वो 4 अंक के पूछे जाएंगे। वाच्य के बारे में एक वीडियो हम बना चुके हैं, वो भी देख सकते हैं, वो भी वाच्य 4 अंक का पूछा जाएगा। नहीं, माफ़ी चाहूँगा, वाच्य का वीडियो अभी मैंने कोई नहीं डाला है, वो पद परिचय का वीडियो है। तो जो पद परिचय है वो भी 4 अंक का पूछा जाएगा। पद परिचय का वीडियो डाला जा चुका है, उस पे है, आप देख सकते हैं। पद परिचय 4 अंक का पूछा जाता है। और जो चौथा इसमें बिंदु होगा, जो रस, जो थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है, वो भी 4 अंक के पूछे जाते हैं। तो इस तरह से ये 4 बिंदु हैं रचना के आधार पर वाक्य के भेद, वाच्य, पद परिचय और रस, 4-4 अंक के, यानी कि 16 अंक कुल हो गए इसके। तो 16 अंक की व्याकरण पूछी जाएगी, और 16 अंक किस तरह से होंगे ये भी हम बता चुके हैं, यानी कि 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, और जो कि बहुविकल्पात्मक होंगे, और उसमें से 16 प्रश्नों का उत्तर तुम्हें देना है। तो चलिए आगे चलते हैं, हम और जानकारी ले लेते हैं इसमें क्या है। इसके बाद हम पाठ्य पुस्तक पर चलते हैं कि जो हमारी 2 पाठ्य पुस्तकें हैं जिनमें क्षितिज और कृतिका है, तो उनके बारे में भी जानकारी ले लें कि कौन सी पाठ्य पुस्तक से क्या पूछा जाना है। तो जो पाठ्य पुस्तक है और वो हम बहुत कम अंक की यहाँ पर हो गई, यानी कि जो कम क्या, वैसे तो 34 अंक की पूछे जाएंगे प्रश्न, यानी कि जो क्षितिज है और कृतिका दोनों को मिला करके, पर थोड़ा सा इसका प्रारूप बदला है तो इसीलिए कम हमें यहाँ पर लग रहा है। तो जो गद्यांश हैं, यानी कि जो गद्य पाठ हैं, क्षितिज के गद्य खंड से जो पठित गद्यांश हैं, उनसे अब 5 प्रश्न पूछे जाएंगे जो बहुविकल्पात्मक होंगे, यानी कि जैसे अपठित गद्यांश पूछा था वैसे ही पठित गद्यांश पूछा जाएगा, जो इसके 5 प्रश्न होंगे, और पांचों प्रश्न बहुविकल्पात्मक होंगे, 5 अंक के होंगे। तो ये 5 अंक के हो गए। और क्षितिज के गद्य पाठों के आधार पर ही और 2 प्रश्न पूछे जाएंगे जो उच्च चिंतन क्षमताओं को अभिव्यक्ति का आकलन करने के हेतु पूछे होंगे। वो जो प्रश्न उच्च चिंतन क्षमता, यानी कि हम कितना चिंतन कर सकते हैं, कितना सोच सकते हैं, उस क्षमता का आकलन करने के लिए, उसकी अभिव्यक्ति के लिए हमसे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 2 अंक के होंगे। ये भी बहुविकल्पात्मक होंगे, मल्टी चॉइस होंगे, तो 2 हो गए, यानी कि 7 अंक हो गए। इसी तरह से
इसी तरह से काव्य खंड से भी पूछे जाएंगे, यानी कि जो पठित काव्य खंड है उससे 5 प्रश्न 5 अंक के, और वैसे ही उच्च चिंतन क्षमता को जानने के लिए, उसका आकलन करने के लिए 2 प्रश्न। तो ये भी 5 और 2 7, यानी कि 14 अंक का इसमें से पूछा जाएगा बहुविकल्पात्मक। यानी कि हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि जो क्षितिज है, क्षितिज के गद्य खंड और काव्य खंड दोनों में को अगर मिला दिया जाए, क्षितिज के गद्य खंड और काव्य खंड, इनमें से जो बहुविकल्पात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे वो 14 अंक के होंगे, 7-7 अंक के। ठीक है, तो इतना हमें ध्यान रखना है कि क्षितिज है, क्षितिज के गद्य खंड में से 7 अंक का बहुविकल्पात्मक प्रश्न पूछा जाएगा, और काव्य खंड में से भी 7 अंक के बहुविकल्पात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। अब यहाँ से शुरू होता है हमारा खंड ब, वर्णनात्मक प्रश्न। यानी कि अब तक तो जिसकी बात कर रहे थे वो खंड आ के अंतर्गत ही था, जिसमें 53 प्रश्न जिनकी चर्चा हुई थी, जिनमें से 40 करने। अब खंड ब शुरू होता है जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न होंगे। तो इस वर्णनात्मक प्रश्न में जो पाठ्य पुस्तक हैं उनका जो अंक भार होगा वो 20 अंक होगा, यानी कि 14 तो बहुविकल्पात्मक में हुआ और 20 अंक वर्णनात्मक में हुआ। अब इस 20 अंक को किस तरह से बांटा गया है ये देखें कि जो क्षितिज के गद्य खंड के पाठ हैं उनमें से 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 अंक का प्रत्येक प्रश्न होगा। तो इस तरह से ये 8 अंक के पूछे जाएंगे। ठीक है ना। और वैसे ही जो काव्य खंड है उसमें से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 अंक का प्रत्येक होगा, तो 6 अंक के हो गए। यानी कि काव्य खंड 6 अंक और गद्य खंड 8 अंक जो वर्णनात्मक प्रश्न होंगे। इसके बाद जो हमारी पूरक पुस्तक बचती है, यानी कि कृतिका में से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 3-3 अंक के होंगे, और उसमें विकल्प भी होगा। विकल्प मतलब अथवा में करके भी होंगे, यानी कि 4 प्रश्न होंगे और 4 प्रश्न में से आपको 2 प्रश्नों का जवाब देना है, 2 प्रश्नों का उत्तर देना है, जो 6 अंक के होंगे। तो इस तरह से हमारी पाठ्य पुस्तक यहाँ पर जो वर्णनात्मक के लिए हुई 20 अंक, और इसमें से जो बहुविकल्पात्मक है वो 14 अंक, यानी कि 34 अंक हो गए। और 34 अंक से अगर हम बात करें 16 अंक हमारी व्याकरण के, तो ये हो गए हमारे 34 और 16 50 अंक। 50 और 10 अंक का हमारा हो गया था यहाँ पर अपठित गद्यांश और काव्यांश, यानी कि 60 अंक हमारे हो गए। तो अब हमारे बचते हैं 20 अंक। तो 20 अंक का क्या है, 20 अंक का हमारा लेखन कार्य है। और लेखन कार्य में हम क्या क्या देखेंगे, इसमें क्या बदलाव हुआ है, क्या नहीं हुआ है, ये भी हम जानें। कि एक तो समसामयिक और व्यवहारिक जीवन से जुड़े हुए 3 विषयों में से किसी एक विषय पर अनुच्छेद लेखन, यानी कि निबंध जो 10वीं कक्षा से भी हटा दिया गया है। पहले 10वीं कक्षा में 10 अंक का प्रश्न पूछा जाता था बोर्ड परीक्षा में, अब वहाँ निबंध नहीं पूछा जाएगा। सिर्फ 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है, यानी कि पैराग्राफ लिखना है। कोई भी 3 विषय दिए होंगे उनमें से किसी भी एक विषय पर लिखना है, और जिसका भारांक होगा 5। ठीक है। इसके बाद औपचारिक और अनौपचारिक पत्र तो हम पढ़ते ही आए हैं। कोई भी विषय पर पूछा जा सकता है, या वो औपचारिक हो सकता है या अनौपचारिक हो सकता है। 5 अंक का वो हो जाएगा, 10 अंक हो गए। इसके बाद एक विज्ञापन लेखन, जो शायद मैंने कई बार करवाया था, अभी विज्ञापन प्रस्तुतिकरण करवाता हूँ मैं, और विज्ञापन प्रस्तुतिकरण तुमने किया भी होगा। उसका एक लेखन रूप है यहाँ पर, यानी कि लिखा जाएगा जो 25 से 50 शब्दों के लिए। कोई किसी भी वस्तु को लेकर के विज्ञापन पूछा जा सकता है कि आप इस वस्तु का विज्ञापन कीजिए, और वो भी विकल्प सहित। विकल्प सहित का मतलब वही है कि अथवा में भी कोई उसका दिया हुआ होगा कि आप कोई सा भी विज्ञापन लिख सकते हैं। तो ये भी 5 अंक का होगा, तो 15 अंक हो गए। अब इसमें जो नया जुड़ा है इस बार, वो बहुत अच्छा है। वो क्या है, संदेश लेखन। यहाँ पर ये देख रहे हैं जो नया है ये संदेश लेखन है। और वो संदेश किस तरह का, शुभकामना
पर्व त्योहारों एवं विशेष अवसरों पर दिए जाने वाले संदेश, यानी कि तुमको शुभकामना संदेश लिखना है। पर्व त्योहारों या विशेष अवसर जैसे जन्मदिन हो गया, ठीक है, या किसी का विवाह की वर्षगांठ हो गई, चाचा की या पिताजी की, या वार्षिक उत्सव हो गया, या कोई भी खुशी है, किसी ने परीक्षा में बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, तो शुभकामना देनी है। और भी कई भी तरह के जो 30 से 40 शब्दों में दिया जाएगा, ये भी विकल्प सहित होगा जो 5 अंक का पूछा जाएगा। तो ये जो संदेश लेखन है, शुभकामना संदेश है, पर्व या त्योहार या विशेष अवसरों पर दिए जाने वाले संदेश हैं, वो संदेश लेखन इस बार जोड़ा गया है जो 5 अंक का होगा। तो इस तरह से 20 अंक हमारे लेखन कार्य के हो जाएंगे, यानी कि 5 अंक का अनुच्छेद, 5 अंक का पत्र, 5 का विज्ञापन और 5 का संदेश लेखन। 60 हमारे पहले हुए, 20 ये हुए, 80 अंक का हमारा प्रश्न पत्र हो गया, यानी कि परीक्षा हो गई। इसके बाद जो 20 अंक हैं वो आंतरिक मूल्यांकन के लिए, जिसमें श्रवण तथा वाचन, यानी कि बोलना और जो सुनना है, जो बच्चों से किया जाता है, जिसको यानी कि जिसमें श्रवण शक्ति और वाचन शक्ति देखी जाएगी। लिसनिंग असेसमेंट भी होगा और स्पीच असेसमेंट भी होगा, यानी कि तुम कितना बोल पाते हो, कोई भाषण है, वक्तृत्व कला, या कोई वाद विवाद है, या कोई कविता है, किस तरह से बोलते हो, तो ये वाचन में हो जाएगा। और श्रवण में यानी कि कोई भी चीज़ या तो तुमको सुनाई जाएगी, कोई वीडियो, कोई फिल्म दिखाई जाएगी, या फिर कुछ तुमको पढ़ करके सुनाया जाएगा। उसके बाद उसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे कि ये क्या करते हो। पर ये जो है वो आंतरिक मूल्यांकन है, यानी कि विद्यालय स्तर पर है। तुम्हारे जो अध्यापक हैं, विषय अध्यापक, वो इसका मूल्यांकन करेंगे। तो श्रवण तथा वाचन जो 10 अंक का होगा, यहाँ पर ये 10 अंक है। और परियोजना यानी कि कोई भी प्रोजेक्ट जिसमें वो कुछ भी दे सकते हैं बनाने के लिए, कोई भी कार्य, वो भी 10 अंक का होगा। इसलिए ये 100 अंक की हमारी पूरी जो प्रश्न है या पूरी परीक्षा हमारी 100 अंक की हो जाती है। तो इस 100 अंक के बाद हम उसकी भी बात कर लेते हैं कि जो पाठ हटा दिए हैं, इस बार जो पाठ्यक्रम में से हटा दिए हैं, यानी कि जिनसे प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, वो कौन कौन से पाठ हैं। तो हम बात करें क्षितिज की। क्षितिज का काव्यखंड जो है, और क्षितिज के काव्यखंड में जो पाठ हैं उनमें देव है, जो पहले भी 1-2 सालों से नहीं पूछा जा रहा था। जयशंकर प्रसाद का आत्मकथ्य है, ये भी नहीं पूछा जा रहा था। तो 2 तो पहले से ही नहीं पूछे जा रहे थे। अब इसमें जो और हटाए हैं उन्होंने, एक तो नागार्जुन को हटा दिया है, जिनकी बहुत अच्छी कविता यह दंतुरित मुस्कान और फसल है। गिरजा कुमार माथुर की छाया मत छूना, ये भी बहुत अच्छी कविता है, जिसको कम कर दिया यानी कि हटा दिया है। और मंगलेश डवराल का संगतकार भी हटा दिया है, यानी कि 3 पाठ और कम कर दिए हैं। 2 पहले से कम हुआ करते थे, तो 5 पाठ इसमें कम हो गए काव्यखंड से। तो काव्यखंड से जब हमारे पास 5 पाठ कम हो जाएंगे, तो फिर हम बात करें तो यही देखा जाएगा कि हमारे पास कितने कम पाठ रह जाते हैं। फिर हमारे पास बची क्या जाता है, एक सूरदास बच जाता है, तुलसीदास है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, और ऋतुराज का कन्यादान, ये बच जाते हैं। इनको अगर हम गिनती करें, सूरदास 1, तुलसीदास 2, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 3 और ऋतुराज 4 पाठ बच जाते हैं, यानी कि 5 पाठ हट गए। 4 पाठ हमें काव्यखंड में पढ़ने हैं, सूरदास और तुलसीदास, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और ऋतुराज, 4 पाठ। इसी में अगर हम गद्य खंड की बात करें तो देखिए कितना हमें फ़ायदा हो गया, यहाँ पर कितना लाभ हो गया कि इतना कम कर दिया है। और हमारा जो पैटर्न है वो भी चेंज कर दिया है, जो प्रारूप है उसमें भी बहुविकल्पात्मक प्रश्न आ गए हैं, और उसमें भी आंतरिक विकल्प हैं, यानी कि चॉइस है। 53 में से हमें 40 ही प्रश्नों का उत्तर देना है, और बाकी सब में भी कुछ ना कुछ ऑप्शन है, विकल्प है। तो गद्य खंड की बात करें तो गद्य खंड में क्या हटा दिया है, इसमें 2 पाठ पहले से ही हटे हुए थे, यानी कि नहीं पूछा जाता था। जैसे संस्कृति है, ये पाठ नहीं पूछा जाता था। और एक महावीर प्रसाद द्विवेदी स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, ये नहीं पूछा जाता था। इस बार 2 और कम कर दिए, एक तो मन्नू भंडारी की एक कहानी, यह भी कम कर दिया, और यतीन्द्र मिश्र का नौबत खाने में इबादत, यानी कि 4 पाठ यहाँ से भी कम हो गए। 5 वहाँ से कम हुए, 4 यहाँ से कम हुए,
तो 9 पाठ कम हो गए। तो हमारे पास इसमें जो गद्य खंड है इसमें भी कुछ ही पाठ बच जाते हैं। स्वयं प्रकाश का नेताजी का चश्मा बच जाता है, राम वृक्ष बेनीपुरी का बाल गोविंद भगत बच जाता है, यशपाल का लखनवी अंदाज, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का मानवीय करुणा की दिव्य चमक। अंत के जो 4 चैप्टर हैं, जो 4 पाठ हैं वो हट गए, यानी कि मन्नू भंडारी का एक कहानी यह भी, स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, नौबत खाने में इबादत और संस्कृति, ये हट गए। तो यहाँ भी हमें अगर गिनती की जाए तो 1 2 3 4 4 यहाँ पर और 4 वहाँ पर, टोटल 8 हमें पढ़ना है। ये देखिए तो कितना हमें ये लग रहा है, कितनी खुशी की बात है 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए कि ये सिलेबस इतना कम हो गया, तो एक बोझ कम हो गया, यानी कि हम अब अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। इसी में थोड़ी सी बात कृतिका की भी रह गई। कृतिका में वैसे तो ये दोनों पाठ पहले भी नहीं पूछे जाते थे। ए ही ठैया झुलनी हेरानी हो रामा, ये पाठ पहले भी नहीं पूछा जाता था, और मैं क्यों लिखता हूँ ये भी नहीं पूछा जाता था। तो इसमें भी 5 हैं। 5 में से हमारे पास अगर बात करें तो 2 निकल गए, तो 3 ही बचे, यानी कि माता का आंचल रह गया हमारे पास, जो हमने पढ़ लिया है, जिसका वीडियो भी डाला जा चुका है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। और दूसरा पाठ है वो जॉर्ज पंचम की नाक, और तीसरा है साना साना हाथ जोड़ी। तो 3 पाठ इसमें रह गए हमारे पास, 8 और 3 11 हमारे पास रह गए। तो देखिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर है 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के विद्यार्थियों के लिए, जहां हमने जान लिया है 9वीं और 10वीं के बारे में, तो जान ही लिया है कि कितना सिलेबस कम हुआ है, क्या पाठ्यक्रम कम हुआ है, और क्या प्रारूप बदल गया है, कौन सी चीज़ें जुड़ गई हैं, कौन सी चीज़ें उसमें से हट गई हैं, कौन कौन से विषय बिंदु हैं, विषय वस्तु हैं। तो इन चीज़ों को देखिए, पढ़िए, ध्यान से समझिए, तभी हम तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि जब इन चीज़ों का हमें पता नहीं होगा, प्रारूप नहीं पता होगा, पाठ्यक्रम पता नहीं होगा, तो हम किस तरह से तैयारी कर पाएंगे, हम तैयारी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ध्यान दें, इस वीडियो को अंत तक देखें, ध्यान से देखें, सुनें, समझें, और अपने मित्रों के साथ भी ज़रूर साझा करें, जिससे उन्हें भी ये समझ में आए और वो भी परीक्षा में अच्छे अंक ला पाएँ।